नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है आज, अब से थोड़ी देर पहले, जिसमें उन्होंने बोला है कि वैक्सीन के लिए अब उम्र सीमा हटेगी, यानी कि 18 साल की आयु से जो भी ऊपर है उसको वैक्सीन लग पाएगी। कब? 1 मई से। तो अब 18 प्लस उम्र में आपको वैक्सीन लग सकती है। यह नियम 1 मई से लागू होने वाला है। अब आइए और आगे चल के आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, किस तरीके से लगेगा। यहां पर एक 50-50 का फंडा है, और देखिए आगे चल के मैं बताऊंगा कि क्यों यह हो सकता है पेंच फंस जाए इस बात पर। क्या है 50-50 का फंडा, आपको बताते हैं। कंपनियां 50% वैक्सीन केंद्र सरकार को देंगी। अभी कंपनियां सारी वैक्सीन केंद्र सरकार को देती हैं, तो इस नए कानून के हिसाब से 50% जो है वो केंद्र सरकार को जाएगी। बाकी की 50 बाजार, राज्य और निजी अस्पतालों तीनों को जाएगा। यानी कि आप यह कल्पना कर दीजिए कि अगर अभी 20 से 25 लाख वैक्सीन बन रही है, तो उसमें से अभी मौजूदा प्रोडक्शन के हिसाब से जाएं तो 12.5 लाख जो है वो तो केंद्र के पास चली जाएगी, और खुले बाजार में राज्यों और निजी अस्पतालों सब के लिए सबको गुजारा करना पड़ेगा रोज 12.5 लाख वैक्सीन या टीका के जो डोज हैं उससे। यह एक बड़ा पेंच वाला मुद्दा उठ सकता है। राज्य लेकिन एक चीज यह है, अब खुद निर्माताओं से वैक्सीन खरीद सकेंगे, तो यह एक बड़ी बात होगी। हमारे कार्यक्रम में अशोक गहलोत ने बोला भी यही था कि वो आप खोल दीजिए, आप क्यों बीच में आते हैं, हम लोग डायरेक्टली बात कर लेंगे। अब आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से बड़े सवाल हैं जो कि ये जो प्रेस स्टेटमेंट जो जारी की है भारत सरकार ने उसमें से निकलते हैं। सबसे पहला और प्रमुख सवाल, क्या पर्याप्त वैक्सीन मौजूद है? और चलिए अभी नहीं है तो आगे चल के हो जाएगी 1 मई तक। प्रोडक्शन वैक्सीन का होने में भी समय लगता है। क्या हम 11 दिन में इतनी वैक्सीन बना ले जाएंगे कि 18 प्लस को भी दे दें और राज्य भी और प्राइवेट मार्केट और सब कुछ उसी में से हो जाए? फिलहाल जितनी जरूरत है उतनी ही वैक्सीन नहीं है, अभी यह स्थिति है। और प्रोडक्शन को बढ़ने में कई टाइम लगता है, मतलब कई महीने लगते हैं, हम तो कुछ दिनों की बात कर रहे हैं। 11 दिन में क्या वैक्सीन की कमी पूरी हो पाएगी? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब अभी तक भारत सरकार से नहीं मिला है। हो सकता है आगे चल के वो इस बात का जवाब देंगे, उन्होंने सोचा ही होगा। बाजार को भी वैक्सीन अगर दी जाएगी, बाजार, प्राइवेट हॉस्पिटल और राज्य सबको 50% में से काम करना है या काम चलाना है। तो अगर यह सब होगा तो राज्य की जरूरतें क्या पूरी हो पाएंगी? एक तरफ राज्य कह रहे हैं कि हमको और वैक्सीन चाहिए। अब आपने उनके कोटे में 50% दिया और उसमें से भी कहा कि प्राइवेट मार्केट और निजी अस्पताल उसमें से आपका भी हिस्सा होगा, तो यह कैसे मैनेज होगा? ये सारी बातें बड़ी अहम है। मैं अब स्वागत करना चाहता हूं अमन पवार, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, विजय चौली नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले जौली जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, एक गुजारिश थी केंद्र से कि आप वैक्सीन को लिबरलाइज कीजिए, वैक्सीन खोलिए, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यह कदम सराहनीय है कि राज्यों ने कुछ कहा, केंद्र सरकार ने वो बात मानी। लेकिन ये जो सवाल 2-3 जो हमने उठाए हैं उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन आएगी कहां से? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। देखिए, मैं सबसे पहले तो एनडीटीवी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि अभी कुछ ही घंटे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने जो एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है भारत के लोगों की रक्षा करने का कोरोना वायरस के पैंडेमिक के समय, उसके ऊपर सामयिक रूप से सबसे पहले एनडीटीवी ने आज की चर्चा को आयाम दिया है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 16 जनवरी 2021 को जो फर्स्ट फेज ऑफ वैक्सीनेशन था, इसके बाद से लेकर आज सुबह तक 19 अप्रैल 2021 तक भारत में 12,26,22,590 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लग चुका है। और विभिन्न मुख्यमंत्रियों ने, इंक्लूडिंग भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी कुछ सुझाव दिए थे, और भारत सरकार ने उन सभी जो सुझाव थे उनको रचनात्मक दृष्टि से उनका अवलोकन किया, उनके ऊपर जो वेरियस स्टेक होल्डर्स से उनसे बात की, और आज का जो एक ऐतिहासिक निर्णय आया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी भारतीयों को टीका लग सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा
स्वागत का विषय। और जो दूसरी आपने पेज की बात कही, मुझे लगता है कि भारत सरकार अगर 50% टोटल प्रोडक्शन का अपने विवेक के ऊपर, अपने दिशा निर्देश के अंदर रखती है, तो उन्होंने कोई सेंट्रल लीडर्स को या सेंट्रल विस्टा की जनरेशन या पॉपुलेशन को वो टीके आवंटित नहीं करने। वो भी टीके जो जरूरत पड़ेगी, कहां पर कोरोना के ज्यादा केसेस हैं, कहां पर ज्यादा संक्रमित लोग हैं, कहां पर उसकी ज्यादा आवश्यकता है, उन पूरे मापदंडों को ध्यान में रख के भारत सरकार जो 50% का आंकड़ा उन्होंने टोटल प्रोडक्शन का अपने दिशा निर्देशन में रखा है, वो कोई अपने लिए उसको यूज नहीं करेंगे, वो भी भारत की जनता, वो भी देश के ही काम आएगा। ये एक बड़ी बात बोल रहे हैं विजय जौली जी। एक सेकंड, अमन पवार भी हमारे साथ है। विजय जौली जी ने एक बड़ी अहम बात बोली कि जो केंद्र के पास भी जो आवंटित रहेगा, वो ऐसा नहीं है कि केंद्र अपने निजी स्वार्थ के हिसाब से इस्तेमाल कर लेगा, वो भी देश के नाम ही समर्पित होगा, जिसको जरूरत होगी उसको दिया जाएगा। ठीक है, अमन पवार आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये कुछ 2-3 सवाल ऐसे हैं। देखिए, सुझाव कांग्रेस के कई मुख्यमंत्रियों से ही आया था कि आप ओपन मार्केट कर दीजिए, खोल दीजिए, हमें डायरेक्टली वैक्सीन डीलर से या मैन्युफैक्चरर से बात करने दीजिए। अब सरकार ने कर दिया। देखिए संकेत, सबसे पहले तो बात आज ये है कि जब देश में जो पॉजिटिव संक्रमण का जो परसेंटेज है आज 30 से 35% तक कई शहरों में हो गया है, जब जाकर के नरेंद्र मोदी सरकार की आज आंख खुली है। स्थिति ये है कि अगर आप आज अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराने जाएं तो आपका 3-3 दिन तक तो टेस्ट कराने का नंबर नहीं आता और उसके बाद 3-4 दिन तक रिपोर्ट नहीं आती। और ये सब इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और देश के जो बड़े जितने केंद्र के मंत्री हैं वो पश्चिम बंगाल में कैंपेनिंग और इलेक्शन रैलियों में व्यस्त थे। जब वो व्यस्त थे तो राहुल जी ने 9 अप्रैल को एक पत्र लिखा, प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि जो ये वैक्सीन का आपने यहां पर जो सिस्टम बनाया हुआ है, जिसको एक तरीके से सिर्फ जकड़ के केंद्र सरकार ने रखा हुआ है, इसको खोला जाए, स्टेट्स को जो है एक फ्री हैंड दिया जाए, क्योंकि स्टेट्स ही जो राज्य हैं वही जानते हैं कि किस तरीके से कहां पर किस तरीके की आवश्यकता है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने बड़ी जो समझदारी की बात कही थी, ये कहा था कि जो बाकी इंटरनेशनल वैक्सीन है जहां उनको यूएस, यूरोप में जहां पे अप्रूवल मिल गया है, उनको इंडिया में इमरजेंसी अप्रूवल दिया जाए। 10 अप्रैल को माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि राहुल गांधी जी तो जो है इंटरनेशनल जो ये कंपनियां हैं उनके लिए लॉबी कर रहे हैं। ये तो सब इतिहास की बात हो गई। अब मैं आगे की बात कर रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अभी ये जो बदलाव किया है केंद्र सरकार ने, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? अब तो कर दिया ना बदलाव। पहले हमारी मांग ये है कि कितनी वैक्सीन हमारे आज उत्पादन भारत देश हमारा जो हमारी 2 कंपनियां हैं वो कर सकती हैं। ये मनमोहन सिंह जी ने कल अपने चिट्ठी में, अपने पत्र में प्रधानमंत्री को कहा था कि ये देश के जनता के सामने रखा जाए कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, हम आने वाले दिनों में कितनी वैक्सीन का उत्पादन करके लेकर के आएंगे। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात मनमोहन सिंह जी ने ये कही थी कि 10% जो है आप केंद्र सरकार के पास जो कोटा है वैक्सीन का उसको रिजर्व रखें, बाकी 90% आप जो है स्टेट्स को दे, राज्यों को दे, क्योंकि अब इस बार मोदी सरकार जब लॉकडाउन 1 फेल हो गया तो उन्होंने अब ये रूल बना दिए कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा उसका निर्णय स्टेट गवर्नमेंट करेगी अपने राज्य की स्थिति देखकर। तो जब सारा काम निर्णय स्टेट गवर्नमेंट्स में करना है, तो जब उनके पास वैक्सीन नहीं होगी, उनको डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी। ये जो 2 बातें आपने बोली, मैं जरा इस पे प्रतिक्रिया ले लूं, उसके बाद फिर आपकी और बात है। विजय जौली जी, आपने सुना, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही है, आपने खोल दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन वैक्सीन कहां है? जो आप डेली का प्रोडक्शन देखें, आज की जो स्थिति है वो ये है कि करीब 2.5 मिलियन 2.3 मिलियन वैक्सीन पर डे बनती हैं। खपत जो है वो 3.5, 4.5, 5 मिलियन तक होने लगी थी। तो शॉर्टेज तो अभी ही है। अच्छा, इसके बाद जब आप 18+ भी खोल देंगे तब और शॉर्टेज हो जाएगी, और 11 दिन में तो मुझे नहीं लगता कोई प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। संकेत जी, आपके कंसर्न जेन्युइन है, और हमें लगता है कि जो भारत सरकार ने अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जो सुझाव आए थे कि प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स को भी
कोविड की वैक्सीन को बनाया जाए, उसके लिए परमिशन दी जाए, और वो भी जो विचार अधीन था उसके तत्व ज्ञान में ये आज का निर्णय लिया गया। लेकिन मैं सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं उनकी बात को जरूर आगे बढ़ाना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि एक बहुत समझदारी की बात राहुल गांधी जी ने करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इनको बाकी उनकी बातें ना समझदारी की लगी, लेकिन ये बात इनको समझदारी की लगी, तो मैं उसके लिए इनको नमस्कार भी करता हूं और इनका अभिवादन भी करता हूं। लेकिन जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का इन्होंने जिक्र किया, जिनका लेटर 18 अप्रैल को आया, 18 अप्रैल को उन्होंने लिखा कि जो सजेशंस उन्होंने दिए वो सजेशंस तो एक हफ्ता पूर्व या कुछ हफ्ते पूर्व, जैसे कंपनीज को और फंड देना, नई कंपनीज को आइडेंटिफाई करके उनको मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन देना, ये तो भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहले ही कर चुकी थी। और जो इसके साथ साथ इन्होंने कहा, जो और इन्होंने डोमेस्टिक ट्रायल्स की बात करी और नई वैक्सीन को बाहर से इंपोर्ट करने की प्रधानमंत्री ने यह भी बोला कि 10% केंद्र के पास रहे। जो वैक्सीन रशिया से थी उसका पहले ही मेरी सरकार उसका अवलोकन जॉली जी एक सेकंड निर्णय कर उनको जी जो चीजें आपने कर दी वो बहुत अच्छी है। अब लेकिन मुझे यह भी समझ में नहीं आया कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो क्रोधवर्धन क्यों हो गए। यही चीज आराम से भी कही जा सकती थी। बहरहाल लेटर बनाम लेटर की लड़ाई हो गई, बात करी। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी को हर एक इशू को पॉलिटिकलाइज करने की आदत हो गई है और उनको समझना चाहिए कोरोना इज नॉट फॉर पॉलिटिक्स। कोरोना का विषय तो सुझाव थे ना, और वो तो पूर्व प्रधानमंत्री के सुझाव थे, लेकिन उस पर तेवर बहुत तीखे थे स्वास्थ्य मंत्री के। मैं आपसे सवाल दूसरा पूछ रहा हूं, उसमें उस चिट्ठी में पूर्व प्रधानमंत्री की यह लिखा था कि केंद्र अपने पास 10% कोटा ही रखे, बाकी आप खुले बाजार में उतार दीजिए, राज्यों को दे दीजिए ताकि सब लोग खुद अपना आवंटन कर ले, तय कर ले। लेकिन यहां ये जो 50-50 का फॉर्मूला है वो किस हिसाब से आए? क्योंकि ऐसे तो राज्य के कोटे में कम पड़ जाएगा ना, वैक्सीन है नहीं, उसमें भी आपने 50% कर दिया और उस 50% में भी प्राइवेट भी है हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है और राज्य भी हैं, शॉर्टेज तो होनी ही होनी है। देखिए संकेत जी, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, यहां पर आपने शॉर्टेजेस की बात करी, अभी थोड़ी देर के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता स्टेप मदरली ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे। जो पहली 9.6 करोड़ जो टीके थे, वो 4 लोकेशन जो महाराष्ट्र में जहां पर कांग्रेस और उनकी शिवसेना की सरकार है, उसके अंदर नागपुर, ठाणे, पुणे और मुंबई को, और उसके साथ साथ 2 अन्य सिटीज जो कोलकाता है और चेन्नई है, उनको अकाउंट फॉर हुई। और जिस प्रकार से जो आंकड़े आए हैं, भारत सरकार उनको सही ढंग से इक्विटेबल लेवल पर जल्दी से जवाब ले लो पवार जी का, जहां समय खत्म हो रहा है, मार ज्यादा हुई। पवार साहब, ताकि आप बाद में स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दोहरा मापदंड का आरोप ना लगाएं, उस पर जॉली जी बता रहे थे, जल्दी से आपका जवाब जान लें, ब्रेक लेनी है। संकेत, सबसे पहली बात तो यह है कि जब सारे हेल्थ वर्कर्स को चैनलाइज करना, कहां पे टीकाकरण होगा, किस वर्ग को वैक्सीन लगेगी, ये सारा काम जब स्टेट गवर्नमेंट्स को देखना है, ये सारा काम राज्य सरकार के जिम्मे जब मोदी जी ने डाल दिया है, तो आपने उनको सिर्फ 50% वैक्सीन क्षमता के लिए क्यों आपने भागीदार रखा है? अगर आप 50% टीकाकरण देश में कर रहे होते तो ठीक है, आप रखते, पर क्या आप 50% टीकाकरण कर रहे हैं? जो पूरा का पूरा 100% टीकाकरण का काम है वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। दूसरी बात, आप इतने भावुक हो जाते हैं अगर हम कोई आपको सुझाव दे देते हैं। अगर आप वेस्ट बंगाल के चुनाव में व्यस्त है तो व्यस्त रहिए, पर अगर ऑपोजिशन कोई अच्छा सुझाव दे रही है, कोई कोरोना से लड़ने का लिए मेरे पास समय खत्म हो गया, लेकिन अमन पवार जी और विजय जॉली जी, सीधी सी बात है, ये वक्त बिल्कुल भी राजनीति का नहीं है और ये जितनी जल्दी सरकार जाने और जितनी जल्दी विपक्ष जाने उतना बेहतर। सुझाव लोग देंगे, सुझावों पर और समाधान पर बहस, ये इस वक्त की पुकार है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। साल बदल गया है लेकिन तस्वीरें पिछले साल जैसी ही हैं।
कोरोना के बढ़ते केस, घबराहट, काम मंदी और फिर घर लौटने की जद्दोजहद। बसों में ऐसी भीड़ कि लोग बस के ऊपर बैठकर जा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की हैं, जहां बस अड्डों पर भारी भीड़ दिख रही है। दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। उससे पहले ही मजदूर और छोटे छोटे काम करने वाले अपने गांव की ओर लौट जाना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोगों के अनुभव पिछले साल अच्छे नहीं रहे। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर मजदूरों से अपील की कि वो दिल्ली ना छोड़ें, क्योंकि ये लॉकडाउन महज 6 दिनों का ही है। लेकिन भरोसा करें कैसे, पिछले साल के जले हुए जो हैं।